Attention, welcome to all my friends, students in physics class. Today our topic is related to modern physics, which is very important for 12th physics, board examinations and competitive examinations. दोस्तों, मैं आज के लेक्चर में आपको न्यूक्लियर फिजिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ। पहला टॉपिक आज का हमारा इसमें है, इस लेक्चर का, एटॉमिक मास यूनिट। आप सभी जानते हो एटम बहुत स्मॉल होता है, उसका मास बहुत बहुत कम होता है, जिनको ग्राम या केजी में मेजर करना काफी डिफिकल्ट होता है, काफी अनइजी होता है। इसको आसान करने के लिए साइंटिस्टों ने एक अलग यूनिट चुना जिसका नाम AMU रखा गया, एटॉमिक मास यूनिट रखा गया। इसमें जो स्टैंडर्ड बनाया गया वो कार्बन 12, कार्बन के जो आइसोटॉप्स होते हैं 612 और 6C14, इसमें 6C12 को ही स्टैंडर्ड बनाया गया। तो एटॉमिक मास यूनिट में जो एक AMU होता है, आप ये सब 9th क्लास के केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, 11th की केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। इसमें कार्बन 12 के एक एटम के मास का 1/12 पार्ट होता है, इसलिए 1 AMU बराबर होगा 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ 6C12। इसको डिवाइड करोगे तो इतना केजी आएगा और ग्राम में करेंगे तो इतना। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया ये आपका। तो कभी इस तरह से पूछता है तो कभी इस तरह से पूछता है, आपको दोनों तरीके से पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में। अब देखिए, साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस डिपेंड्स अपॉन मास नंबर। जिसका मास नंबर ज्यादा होगा न्यूक्लियस का साइज उतना बड़ा होगा। साइज बड़ा होने का तो वॉल्यूम बड़ा होगा, और किसी भी न्यूक्लियस का शेप जस्ट लाइक ए स्फीयर होता है और वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर होता है 4/3 पाई r क्यूब। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मास नंबर के। कांस्टेंट यहाँ पे हम लोग के लाते हैं, तो r क्यूब क्या होगा 3k/4 पाई, इधर a बचेगा, सिर्फ r लिखेंगे तो ये जो क्यूब है ना इधर 1/3 होगा। इसमें 3k/4 पाई 1/3 को अलग करें और a पे पावर 1/3 को, ये दोनों पे पावर हो जाएगा। क्योंकि ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट को r0 से डिनोट करते हैं। इसको रेंज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स कहा जाता है। इसका 6 मान होता है 1.2 × 10⁻⁻15 मीटर, और आप जानते हो -15 मीटर को फर्मी कहा जाता है। यहाँ पे फिर एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया, तो 1 फर्मी कितने होते हैं 10⁻⁻15 मीटर। रेंज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स कितना होता है, दूसरा ऑब्जेक्टिव हो गया, ये भी यही हो गया 1.2 × 10⁻⁻15 मीटर। अब रेडियस का एक बहुत आसान फॉर्मूला, इस पूरे की जगह पे हम लोग r0 डालेंगे और a पे पावर 1/3 करेंगे। इसी से रिलेटेड यहाँ पे है कि अगर दो अलग अलग एलिमेंट्स दिए जाएं तब उनके रेडियस, न्यूक्लियस के रेडियस का रेशियो निकालना है, a1/a2 होल पावर 1/3 होगा। अब डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस क्या है, डेंसिटी होता है क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस निकालना है तो मास बाय क्या करेंगे, वॉल्यूम। मास निकालने के लिए मास नंबर को AMU से गुना कर देते हैं, तो m मान लिया हमने यहाँ पे, नीचे वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब। r का मान r0 a पे पावर 1/3 करेंगे, इससे क्यूब करेंगे, इसको सॉल्व कीजिए तो 4/3 पाई r0 पे पावर 3 और a पे 3 कैंसिल होगा तो सिर्फ a बचेगा। अब a और यहाँ कैंसिल हो गया तो हमारा ये फॉर्मूला बचा, इसमें सब सभी कांस्टेंट है, कोई वेरिएबल नहीं बचा है, इसमें सबके सब क्या है कांस्टेंट है। तो ये मान पूरा का पूरा क्या होगा कांस्टेंट मान। आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके लाना है कि ये मान कितना होता है। ये 10⁻17 के ऑर्डर में आएगा, 10⁻17। मतलब पता चला कि न्यूक्लियस काफी ज्यादा डेंस होता है, न्यूक्लियस की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। अब इसको एक ऑब्जेक्टिव यहाँ फिर आपको दिया गया है, रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन दोनों के रेडियस के न्यूक्लियस का रेडियस का रेशियो क्या होगा।
तो यही मामला आप बैठाएंगे R1/R2 A1/A2 के पावर 1/3 करेंगे, इससे पुट कीजिए निकल जाएगा। अब रेडियो एक्टिविटी क्या है? देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप बनाना चाहें तो इसी से बनाएंगे आप। आयरन का मास कितना आता है और एल्यूमिनियम का 1/3, तो क्या है 1/27, और इसमें से कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, बदल देते हैं 1:3, कैंसिल हो जाएगा 1:2, आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा। अब ये रेडियोएक्टिविटी क्या है? कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके न्यूक्लियस हमेशा, चाहे दिन हो रात हो सुबह शाम हो जाड़ा गर्मी बरसात हो, हमेशा उसके न्यूक्लियस से ये 3 रे निकलते रहते हैं, अल्फा बीटा गामा। कुछ रे अगर आप इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं, एक तरफ निगेटिव एक तरफ पॉजिटिव कर दें, तो कुछ निगेटिव की तरफ होता है, कुछ पॉजिटिव की तरफ होता है, कुछ सीधे जाता है। इसमें मैंने क्या लिया, रेडियोएक्टिव एलिमेंट। तो कोई भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट हो उससे हर समय, चाहे दिन हो रात हो जाड़ा गर्मी बरसात हो, कभी नहीं रुकता, कंटिन्यूअस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, लगातार ये अल्फा बीटा गामा रेज उत्सर्जित करते रहते, इमिट करते रहते हैं। Radioactivity is a nuclear spontaneous phenomenon in which nucleus of elements emit alpha, beta, gamma rays continuously, कभी रुकता नहीं है। रेडियोएक्टिविटी क्या है? न्यूक्लियर स्पॉन्टेनियस फेनोमेनन है, घटना है, इन विच न्यूक्लियस ऑफ एलिमेंट इमिटेड अल्फा बीटा गामा रेज कंटिन्यूअसली, लगातार ये रेज निकालते रहते हैं। उस एलिमेंट को जो ये निकालता रहता है उसको हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं, जैसे रेडियम, यूरेनियम, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट। ट्रांसफर होता बाद यूरेनियम के बाद पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट्स हैं, ट्रांस यूरेनियम, यूरेनियम के बाद के जितने एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में सब के सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। 11th में आप एक पूरा चैप्टर पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी। पीरियोडिक टेबल देखा भी होगा, शायद उम्मीद करते हैं। तो उसमें आप देखेंगे कुछ एलिमेंट पे स्टार लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? स्टार। जिसपे स्टार लगा हुआ है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट। कौन एलिमेंट है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो क्या होता है, क्या देखेंगे कि जब आप रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखते हैं, इसके एक तरफ निगेटिव चार्ज रख दें, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज। ये देखा या कि कुछ रे इसकी तरफ मुड़ता है प्लस की तरफ, जो प्लस की तरफ मुड़ा वो बीटा रे, जो माइनस की तरफ मुड़ा वो अल्फा रे, जो सीधे नहीं मुड़ा सीधे चला गया वो गामा रे होते हैं। ये निगेटिव चार्ज दिखाया जा रहा है, निगेटिव चार्ज है, इधर क्या है? निगेटिव चार्ज है। जो निगेटिव की तरफ मुड़ा इसका मतलब उससे प्लस चार्ज है, तो अल्फा पे प्लस चार्ज होता है। और जो प्लस की तरफ मुड़ा से मतलब उससे माइनस चार्ज है, तो बीटा पे माइनस चार्ज होता है। और गामा सीधे गया मतलब गामा पे कोई चार्ज नहीं, वो उदासीन है, इंग्लिश में बोलेंगे वो न्यूट्रल है। चलिए इसका लिखा जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव रिलेटेड रेडियो एक्टिविटी, इसको मैं नोट में दिखा रहा हूँ कि रेडियो एक्टिविटी का खोज किसने किया। ये जो घटना रेडियो एक्टिविटी है is discovered by हेनरी बैक्यूरेल। इसने क्या था? हेनरी बैक्यूरेल ने किया था। तो अल्फा बीटा गामा रेज आर कॉल्ड बैक्यूरेल रेज। अल्फा बीटा गामा रेज को बैक्यूरेल रेज भी कहा जाता है। आपका ऑप्शन में हो सकता है इनमें से कौन बैक्यूरेल रेज है। अल्फा भी देगा, बीटा भी देगा, गामा भी देगा, चौथी में ऑल लिख देगा। क्या मानिएगा? ऑल।
तो मैक्सवेल ने इसका एक दो बार इस तरह से पूछा गया है। दूसरा, इसको मेजर किस इंस्ट्रूमेंट से करते हैं? रेडियो एक्टिविटी को मापने वाला डिवाइस का क्या नाम है? रेडियो एक्टिविटी इज मेजर्ड बाय जिगर मूलर काउंटर बोलते हैं, जिगर मूलर काउंटर, जिगर मूलर काउंटर कहते हैं आप। डिवाइस है जिससे आप, ये भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। इसमें बहुत सारे यूनिट्स हैं, अलग अलग साइंटिस्टों ने इस पे काम किया। तो उसमें से सबसे मैडम क्यूरी के सम्मान में क्यूरी, कुछ रदरफोर्ड ने काम भी किया तो उसके सम्मान में रदरफोर्ड। और डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, ज्यादा फेमस जो है वो डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड है, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितना डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, तो ये सब इसके यूनिट हैं किसके? रेडियो एक्टिविटी के, रेडियो एक्टिविटी के यूनिट। अब इसके यहाँ पे देखिए 3 रे अब निकल रहा था, एक तरफ अल्फा, बीटा, गामा। तीनों में हम आपको कंपेयर कर देते हैं। तीनों से रिलेटेड एक दो ऑब्जेक्टिव हर साल, इस बार भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन में तीनों से रिलेटेड देखिए कई क्वेश्चन हैं। आप अभी जो बोर्ड मॉडल दिया गया उसमें भी तीनों से, अल्फा, बीटा, गामा, तीनों से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ये अल्फा है क्या? मैंने आपको रदरफोर्ड न्यूक्लियर में भी कहा था कि अल्फा इज बंच ऑफ हीलियम प्लस प्लस आयन। तो पहला यही कहेंगे कि अल्फा इज बंच, बंच मतलब होता गुच्छा ऑफ हीलियम प्लस प्लस आयन। अब बीटा रे क्या है? बीटा रे इज बंच ऑफ इलेक्ट्रॉन, बंच ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये भी क्वेश्चन आपका दिया गया है मॉडल सेट में इस बार। गामा क्या है? आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मैंने पढ़ाया था कि गामा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम में सबसे पहले क्या आया था? गामा रे, फिर एक्स रे, है ना, फिर आपका अल्ट्रावायलेट रे, फिर विजिबल रे, फिर इंफ्रारेड रे। तो सबसे ऊपर क्या आता है? गामा रे की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है गामा की। गामा इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। गामा क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये तीनों के लिए पहला ही पॉइंट 1 2 3 लिखेंगे, तीनों में हम 1 ही लिखेंगे। दूसरा, इस पे कितना चार्ज होता है? इट कंटेन, इट मतलब अल्फा हुआ, यहाँ पे अल्फा में लिखने से अल्फेन होगा, इट कंटेन +2 चार्ज। इसमें -1, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? -1, इट कंटेन -1 चार्ज। जबकि इसमें न्यूट्रल है, न्यूट्रल। तीसरा, मास, मास सबसे ज्यादा किसका होगा? अल्फा का। कितना होगा? हीलियम है तो हीलियम का मास क्या होता है? इट्स मास इज 4 AMU। हीलियम 24 बोलते हैं, 24 4 MU। इट्स मास अप्रॉक्स 0। इसका मास क्या? इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर है, वो लगभग क्या है? 0 ही है। और ये 0 होता है, वेव है किसका? 0 होगा, और दोनों का 0 ही हो गया। सबसे ज्यादा वेलोसिटी क्या होती है? द वेलोसिटी ऑफ अल्फा रे, अल्फा रे की वेलोसिटी सबसे कम होती है, लेस देन बीटा एंड गामा। इसके बीच में होगी इफ वेलोसिटी लाई या इज लेस देन
लेस देन गामा, बट मोर देन अल्फा, इसकी सबसे ज्यादा होती है। इट्स वेलोसिटी मैक्सिमम, मैक्सिमम कितना होता है 3 इंटू 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड। लाइट की वेलोसिटी, लाइट सही है। इसका पेनिट्रेटिंग पावर, पेनिट्रेटिंग भेदन क्षमता, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा होगी, जिसकी वेलोसिटी कम होगी पेनिट्रेटिंग पावर कम होगी। जैसे बंदूक की गोली, पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा है, क्यों? उसकी वेलोसिटी ज्यादा है। इसकी वेलोसिटी कम है तो पेनिट्रेटिंग पावर कम होगी। पेनिट्रेटिंग, लेस देन बीटा एंड गामा, जिसका मोर देन अल्फा बट लेस देन गामा, इसकी मैक्सिमम होगी। पेनिट्रेटिंग पावर इज मैक्सिमम, इज मैक्सिमम। एक आईपी, आईपी आयनाइजेशन पोटेंशियल, ये उल्टा होता है, जिसका वेलोसिटी कम होगा उसका आईपी क्या होगा? इस आयनाइजेशन पोटेंशियल इज मैक्सिमम, जबकि इसका बीच में होगा। आईपी, शॉर्ट आईपी लिखते हैं, इज लेस देन अल्फा बट मोर देन गामा। जब क्या होगा इसका? दोनों से कम, बीटा एंड। तो ये यहाँ पे एक क्वेश्चन नहीं है, इसमें 18 ऑब्जेक्टिव हो गए, 18 ऑब्जेक्टिव और 3 शॉर्ट क्वेश्चन। तीनों का प्रॉपर्टी लिखिए, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अल्फा, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बीटा, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ गामा। तीनों का प्रॉपर्टी हो गया। इसके बाद एक और क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन अल्फा बीटा गामा, या कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा गामा। एक क्वेश्चन नहीं, इसके अंदर कई क्वेश्चन है। 18 लॉन्ग हो गया, 4 प्रॉपर्टीज था, हो गया। शॉर्ट क्वेश्चन में प्रॉपर्टीज रहता है, लॉन्ग में हो सकता है सब मिला के दे दे। आप पूछा, आप पूछना ही पूछना, नहीं पूछने का सवाल ही नहीं। ऑब्जेक्टिव भी सब्जेक्टिव सब है। अब ये पता है रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, ये जो आईपी को आप ऐसे समझिए, जिसकी वेलोसिटी कम होती है, मैंने कहा उसकी आईपी ज्यादा होती है। आईपी को समझिए डिस्टर्ब करने की कैपेसिटी, डिस्टर्ब करने की कैपेसिटी, द कैपेसिटी ऑफ डिस्टर्बेंस। तो रोड पे जैसे ठेला गाड़ी जा रहा है और एक बाइक वाला जा रहा है, ज्यादा डिस्टर्ब कौन करता है? कौन करता है? बैलगाड़ी हो, ज्यादा डिस्टर्ब कौन करेगा? क्या इसका स्पीड कम है? अब बाइक वाला निकल गया पता नहीं चला, कार निकल गया पता नहीं चला, हवाई जहाज निकल जाता और पता नहीं चला क्या? जिसकी वेलोसिटी कम होगी वो ज्यादा डिस्टर्ब करता है, और जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है वो कम डिस्टर्ब करता है। तो डिस्टर्बिंग कैपेसिटी ज्यादा किसकी होगी? जिसकी वेलोसिटी कम होगी। डिस्टर्बिंग कैपेसिटी को अल्फा समझिए, ये आईपी समझिए। इसे आईपी सबसे ज्यादा किसकी होगी? अल्फा, क्योंकि अल्फा की वेलोसिटी सबसे कम होती है। वेलोसिटी कम, आईपी ज्यादा। वेलोसिटी कम, पेनिट्रेटिंग पावर कम। शीशा पे बंदूक से गोली मारो, क्षेत्र के निकल जाए, लेकिन वहां पत्थर मारो, डिफ्यूज कर देता है, फिर नहीं कर पाता।
क्यों? वेलोसिटी कम, वेलोसिटी कम है। अब देखिए इंटीग्रेशन आप पढ़ा था, इंटीग्रेशन का काम क्या होता है? छोटा को बड़ा करना। और डिसइंटीग्रेशन उल्टा है, बड़ा को छोटा करना। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन क्या होगा? यूनिट टाइम में जितना डिसइंटीग्रेशन हो, जितना लॉस हो, उसको हम लोग कहते हैं रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन टेक्स प्लेस इन पर यूनिट टाइम। डिसइंटीग्रेशन मतलब लॉस है। डिसइंटीग्रेशन takes place in per unit time. It's called rate of disintegration. तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन का फॉर्मूला होगा dn by dt। dn है जितना नंबर ऑफ एटम जो इमिट हो रहा है। आप अल्फा जानते, रेडियो एक्टिव एलिमेंट हमेशा अल्फा बीटा गामा हमेशा निकालता रहता है, हमेशा दिन रात 24 घंटा निकालता रहता है। तो हमेशा उसके मास में क्या होगी? कमी होगी। आज आपके पास 10 ग्राम है तो कल 10 ग्राम नहीं होगा, उसमें कुछ थोड़ी सी कमी होगी। तो कमी को बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन लॉस होना, छेद होना, लगातार घटना। तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन क्या होगा? पर यूनिट टाइम में जितना डिसइंटीग्रेशन हो उसी को हम लोग कहते हैं रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। इसका फॉर्मूला क्या होगा? Tn by dt। ये किस पे डिपेंड करेगा? उसके लिए लॉज ऑफ रेडियोएक्टिविटी है। लॉज ऑफ रेडियोएक्टिविटी। इसका फर्स्ट लॉ जो है लॉ ऑफ डिसइंटीग्रेशन कहलाता है। फर्स्ट लॉ का नाम है लॉ ऑफ डिसइंटीग्रेशन। तो ये कहता है कि द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, द रेट ऑफ disintegration is directly proportional to the number of atoms present at any moment. At any moment, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन को dn by dt, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा n के। लेकिन यहाँ पे निगेटिव साइन लगाते हैं, निगेटिव साइन डिनोट डिक्रीजमेंट, डिनोट डिक्रीजमेंट। dn by dt बराबर लिखेंगे माइनस लेमडा इंटू एन। लेमडा एक कांस्टेंट आता है, लेमडा इज कांस्टेंट which is called radioactive decay constant। लेमडा का नाम क्या है? रेडियो एक्टिव डीके कांस्टेंट। तो ये आपका जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। ये आपका इसमें कई क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नहीं, ये कई क्वेश्चन हैं। ठीक है, 22 क्वेश्चन। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, इतना ही, धन्यवाद।